नमस्कार, मैं राणा यशवंत न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों एक सांसद राजनेता की बहुत चर्चा है। बिहार में नीट की तैयारी करने वाली इस लड़की के साथ हैवानियत हुई। उसकी आवाज़ को उन्होंने बहुत बुलंद किया, लोगों को अपने साथ जोड़ा, इंसाफ की आवाज़ उठाई, लेकिन उनको जेल जाना पड़ा। हफ्ते भर जेल काटने के बाद वो बाहर निकले और पटना से सीधे वो दिल्ली आ गए। सवाल बहुत सारे हैं, बिहार के भीतर के भी, और जाहिर है मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं उनसे भी। पप्पू यादव, राजेश रंजन पूर्णिया के सांसद हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमो बुद्धाय। आप जेल क्यों गए? हाँ, मुझको तो खुद ही समझ में नहीं आता कि मैं क्यों गया। मुझ पर कोई क्रिमिनल केस नहीं। सारे केसेस, जो भी केस की बात ये करते हैं, सब आचार संहिता और आंदोलन इन्हीं के लगाए हुए। 353 आचार संहिता, सभा के टाइम के बाद हेलीकॉप्टर उतरी तो ये उतरा, और सब में थाने से बेल लिया हुआ। ये जब कहेंगे कि मैं भगोरा था, तो विधानसभा की चुनाव में मैं 130 सभा किया। पीएम साहब गए पूर्णिया तो हम उनके मंच पे थे। सीएम साहब 2 बार पूर्णिया गए तो हम उनके साथ मीटिंग में थे। लोकसभा लगातार 2.25 साल से अटेंड कर रहा हूँ। जब भी मैं किसी घटना में घटित होती है जाता हूँ तो एसपी डीएम को इत्तला करके जाता हूँ, क्योंकि वाइस सिक्योरिटी में हूँ। तो मैं भगोरा कैसे था? लोकसभा थी 6 तारीख को। हमें पेपर के माध्यम से मिला कोई 31 साल पुराने केस में कोई कोर्ट के द्वारा सम्मन हुई है, और 7 को हमको वहाँ जाना है। 7 को कोर्ट ने बुलाया, तो 6 को हम 4 बजे के बाद यहाँ से पटना के लिए गए। एक सांसद होने के नाते तो छोड़ दीजिए, एक जिम्मेदार नागरिक भी कोई। सुप्रीम कोर्ट का 2 लॉ है। एक लॉ है कि 41 का जो लाभ है, जो 7 साल से नीचे की सजा जिसमें है, उसको न्यायालय देखेगा कि केस होता है या नहीं, लगता है नहीं, और जरूरी नहीं है उसकी गिरफ्तारी हो, धारा के तहत। दूसरी चीज लोकसभा का है कि यदि क्रिमिनल केस नहीं है, बड़ा कोई घटना घटित नहीं है, सिविल केस है या कोई छोटे केसेस हैं, तो उसमें लोकसभा के चलते हुए बिना स्पीकर के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो आपने उनसे भी नहीं पूछा। 9:30 बजे हम घर पहुंचे, क्रिमिनल के भेष में, सिविल ड्रेस में, जो दुनिया का हिस्ट्री नहीं है आज तक। रात में 9:30 बजे सांसद के यहाँ आप आते हैं रिवॉल्वर लहराते हुए, और लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं, और बिल्कुल गाली गलौज की भाषा की प्रयोग करने लगते हैं। सब सीसीटीवी फुटेज में है। वहाँ सारे लोग थे, मीडिया के लोग थे, सब टेप है। मैं कहता रह गया कि सुबह से जा रहा हूँ कोर्ट, आप छोड़ दीजिए, या सुबह आप ले चलिए। नहीं माना। रात भर 72 घंटा हमको एक स्ट्रक्चर पर रखा। जब एक सांसद को एक सीट नहीं मिली 72 घंटा एक स्ट्रेचर पर मिला, तो आम जनता का बिहार में और जगह क्या हाल होता होगा। उसके बाद हम न्यायालय ले गए। न्यायालय ने हमको कहा कि नहीं, पहले आप इसको पीएमसीएच में एडमिट कीजिए और इलाज कीजिए। हम पीएमसीएच गए, हमारा भर रात हमको पानी तक नहीं दी गई। दूसरे दिन भी पानी नहीं दिया गया। रविवार का दिन था, कोई इलाज नहीं किया गया। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट और कुछ नेता की मिलीभगत से हमको उस रूम में रखा गया जिस रूम में कोई जानवर, कुत्ता नहीं होता। मैं ट्वीट किया हूँ, आप देख सकते हैं। उसमें सांप भी थे, और उसी रूम में मूसा भी मोटे मोटे थे। हम किस तरह रहे रात भर, वो भगवान जानता है। याद आता है तो लगता है आत्महत्या कर लो, ये परिस्थिति आती है। उसके बाद जबरदस्ती दूसरे दिन बिना पानी, सुई, जांच के हमको जेल में बंद कर दिया। 7 दिन लगातार मैं जेल में सोया नहीं, जगा रह गया, खाना नहीं खाया। डर लगा रह गया कि कोई हमको मार न, कोई नया केस में ये प्रशासन भीतर में इन्वॉल्व ना कर दे। जबकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि जेल में रहने वाले पर कोई नया केस नहीं लगेगा, सीधा है वो। आप 3 तरह के खतरे की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रात में जिस तरीके से सिविल ड्रेस में आदमी आया बिना समन के गिरफ्तार करने के लिए, वो मेरे लिए ठीक नहीं थे। मैं सांसद हूँ, स्पीकर से नहीं पूछा। सिविल में किसी के यहाँ नहीं जा सकते। पहली बात आप ये कह रहे हैं। तो क्रिमिनल को लेके आए, क्यों आए आप? आपकी मंशा क्या थी? दूसरी चीज, रात भर आप हमारा इलाज स्ट्रेचर पर करवा, देखभाल पर सुवा दिए। तीसरी चीज,
आपने कोर्ट के आदेश को भी पालन नहीं किया। जब कोर्ट के आदेश का पालन आप नहीं किए तब और क्या करते होंगे। और उस रूम में रख दिया गया जहां जानवर रहते थे। आप ये कह रहे हैं कि सरकार में जो पार्टी है उससे कुछ नेताओं की मिली भगत है और कुछ अधिकारियों की। ये एसपी पूर्णिया में थे इसके पहले, और पूर्णिया में मैंने इन पर प्रिविलेज किया था लॉरियंस केस को लेकर के। इन्होंने वहां भी मुझ पर अपमानित करने की कोशिश की जी। फिर वो दीपक कुमार जो इंस्पेक्टर है, जो पहले भी सस्पेंड हो चुका है दरभंगा में जमीन कब्जा करने में, और ये पटना और नालंदा ही रहता है। क्यों भाई, पटना नालंदा ही में ही ड्यूटी क्यों कर रहा है? कौन है ये अपराध सेल वाला? ये मेरे यहाँ कैसे आएगा? और यदि हम एमपी हैं तो आप हमको सुबह कहते आगे, या हम एयरपोर्ट आए थे आपको सूचना थी तो एयरपोर्ट पर बोलते। आपने वो भी नहीं किया। फिर कोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल में मुझको साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की। फिर आप हमको लाए, लेके गए कहाँ? आप सोचिए, जेल में हम डरे हुए थे कुछ खाएंगे तो कुछ बात ना हो जाए। पप्पू यादव वजनी नेता हैं, जनाधार के नेता हैं, दबंग नेता हैं, और बार बार कहते हैं आपको कि डर है कि मुझे मार दिया जाएगा। कोरोना काल में भी आपने कहा ऐसे कोरोना काल। भैया आप देखोगे ना, कौन सा वजन भैया, इंडिपेंडेंट 7 बार में 1 बार पार्टी से हो, क्या वजन? जनता का आशीर्वाद जात पात में नहीं। इस बार के चुनाव में आरजेडी और जेडीयू दोनों के नहीं जाने के बाद भी आप जीते। भैया दबंगी इस युग में, अंग्रेज से भी बदतर युग में, जहाँ एप्स्टीन फाइल पर बोलो तो सदस्यता खत्म कर देंगे, टैरिफ पर बोलो तो खत्म हो जाएगा। जब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जैसी शख्सियत, जो नेहरू जी से लेकर के 50 साल जिसने देश को देखा हो, जिस परिवार ने, जिसके साथ पूरा देश भी और कांग्रेस भी सपोर्ट में हो, तब उनको ये डराते हैं तो हमारी क्या औकात है भैया? हम तो मुद्दों पर बात करते हैं, और मुद्दों पर कोरोना में भी बात की। 17 में हम गिरफ्तार हुए थे 10 साल पहले, छात्र आंदोलन था तब भी इन्होंने हमको 1 महीना रखा। फिर मेरी गिरफ्तारी 5 साल बाद कोरोना में हुई, तब उन्होंने 6 महीना रखा। फिर 5 साल के बाद नीट्स की बच्चों को लेकर के 26 में हुए 5 साल, 17 के बाद 26, 21 5 साल, 21 के बाद 26 5 साल। ये इत्तेफाक है या संजोग? आपको लगा जानबूझ करके 5 साल की मियाद भैया मैं जब आप किसी मुद्दों पर सरकार घिरती है, जैसे टैरिफ पर, डील पर, किसानों को बर्बाद करने पर सरकार घिरी है, तो आप कह रहे हो इन्हीं की सदस्यता खत्म करो। तो पप्पू यादव क्या खेत की मूली के बराबर है मेरे सपोर्ट में? तो चलिए, देश बच्ची के सपोर्ट में पूरे देश के नेता, कांग्रेस पूरा परिवार, कांग्रेस परिवार, राहुल जी, प्रियंका जी, दिग्विजय जी, चंद्रशेखर जी, संजय सिंह जी, आम आदमी, रावत जी, मांझी जी, हमारे मुकेश सहनी जी, पूरा आरजेडी, माले, जदयू के आधे नेता, आनंद मोहन जी, ओबीसी जी, सभी लोगों ने पूरा सपोर्ट। पप्पू यादव के साथ मेरा समर्थन है। मेरा नीट्स की बच्ची को लेकर सबने और सबका सहयोग मिला। पप्पू जी ने मान लिया। सारे नेता, शिवानंद तिवारी जी ने और मांझी जी ने तो पिता की भूमिका दिग्विजय सिंह जी ने निभाई। अकेला पड़ गए थे, लग रहा था कि कोई नहीं है। और उस परिस्थिति में भैया आप सरकार से नहीं लड़ सकते। और इस युग में जब ईडी सभी सब कुछ कब्जा हो, और कब सरकार किस मुद्दे पर आपको कहां भेज दे, न्यायालय यदि जिस तरह स्वतंत्र है, और न्यायालय ने जिस तरीके से 6 केस में 1 दिन बेल दिया, 1 दिन ये केस लगाते गए, और न्यायालय ने पप्पू यादव को अपने बेटे की तरह देखते चले गए। आपको न्यायालय पर भरोसा है? भैया न्यायालय के अलावे भैया आप हमको एक बात बताओ ना, 100-150 से ज्यादा बच्ची गायब हो रही है बिहार से। सभी जगह की बच्चियां पर क्या हुआ? कार्रवाई हुई। बक्सर वाली बच्ची, गया वाली बच्ची, दरभंगा वाली बच्ची, नीट छोड़ दो। एक सवाल है पप्पू जी। और कोई नेता, अभी जो सत्येंद्र राय की बेटी को छत से फेंक दिया गया, हम जेल में थे, वहां के लोकल एमएलए एमपी को जाना चाहिए, हम नहीं जाते। कल जब आप बोलोगे नहीं, लड़ोगे नहीं अपने क्षेत्र के लिए, अधिकार के लिए, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को बोलना पड़ता है, हमें सच्चाई के साथ खड़ा होना पड़ता है।
नीट्स की बच्ची जहानाबाद की, और लगातार 6 दिन हम नहीं रहे तो सदन में भी बिहार का मुद्दा नहीं उठा, और 6 दिन हम नहीं रहे तो नीट्स की बच्ची को इन लोगों ने बहुत तंग किया, उसके परिवार को। क्या कोई नेता नहीं थे उसके बच्चे परिवार को बचाने में कि कोई तंग मत करो? अब ये हिम्मत नहीं थी। मेरा सवाल यही है, एक मिनट मुझे समय दीजिए। आपने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, जीतनराम मांझी तो सभी लोग, सबने आपका समर्थन किया। अगर पप्पू यादव को लग रहा है कि लड़कियों के खिलाफ आपराधिक मामले बिहार में रुक नहीं रहे हैं और पप्पू यादव के दिल्ली में रुक रहे हैं क्या? मैं 53 लड़कियां तो दिल्ली से गायब हो रही है डेली। ठीक है, मेरा सवाल भी बिहार का है। अगर आपको लगता है कि बिहार की इतनी घटनाओं के बाद भी आपके अलावा कोई वहां आवाज उठाए तैयार नहीं है, तो ये जुबानी जमा खर्चा के विपक्ष में है आप इसलिए नहीं, कि सभा पप्पू यादव आवाज उठता है, लेकिन वही है कि मुझे आप ये बताइए कि राहुल गांधी ने क्या अपने कांग्रेस के नेताओं को बोला कि तुम लोग मैदान में उतरो? मैं क्यों बोलूं भैया? क्या तेजस्वी यादव ने इतने बड़े अपने लीडर नेताओं हैं, वो को बात तो रख ही रहे हैं। बात रखने से बात मेरी बन बात जाती सुन, है। मैं तो अभी मानता राजनीति नहीं आती है भैया हूं। जसवंत जी। मैं तो सीधा हमको सवाल छोड़ पूछ रहा दीजिए राजनीति से, अब मैं थक चुका हूँ। हूं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि अगर अब आप वो विपक्ष के नेता, बंद उनकी कमरों से जिम्मेदारी बाहर है। निकलेंगे और माइक जो मीडिया का आएगा वो उस पर कुछ भी बोल बिहार देंगे। के विपक्ष का जिम्मेदारी सदन में होती है, उठाते ही हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं, मेरे अपने तरीके हैं, जाना, उनकी मदद करना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए पैदल चलना। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपका तरीका लोकतंत्र के लिए सही रास्ता है या फिर वो बंद कमरों से निकल कर बाइट देने का? सभी लोकतंत्र में कोई सोशल मीडिया पर सपोर्ट करता है, कोई फेसबुक पर, कोई ट्विटर को सपोर्ट करता है, इंस्टाग्राम को करता है, कोई सदन में कोई संघर्ष करता है। राहुल गांधी जी पैदल चल करके देश को इकट्ठे करते हैं। पप्पू यादव लाठी खा करके और अपमानित होकर के लोगों के लिए लड़ता है, अपनी सब कुछ दे के बेच के लड़ता है, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, तूफान हो, घटना हो। तो हर आदमी के अपने तरीके हैं। मेरा तरीका है हर गरीब का आंसू पोंछो, मदद करके, इकोनॉमी दे के, अस्पताल में मदद करो। तो मेरे अपने तरीके हैं। हर लोगों के तरीके में मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता। उनके किन्हीं को अपनी सोच है। जो समझौता करके चल रहा है वो कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? उसको कहाँ गिरफ्तार कर रहे हैं? जानना चाहते समझौता करके कौन चल रहा है? पप्पू यादव, सरकार को लगता है कि अकेले लड़ते हैं। यानी सारा विपक्ष जो है वो चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देख रहा है ना। देखिए, अब इस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं आपकी बात से आपको सवाल दे रहा हूं। मैं कोई कमेंट ये लग रहा है कि सरकार को लग रहा है नहीं, कि पप्पू यादव अकेला लड़ रहा है। विपक्ष की अपनी अपनी भूमिका है, अपने अपने मुद्दे हैं। मेरे बिहार की बच्ची की हिफाजत है, सुरक्षा है, मैं वो करूंगा, मैं वो लड़ूंगा। निकला मैं सत्येंद्र राय के घर पर हम गए, क्योंकि 3 बच्चे ने, एक मजदूर आदमी की बच्ची को, जो मजदूरी करके बच्ची को पढ़ा रहा था, उसको बलात्कार करने की कोशिश की। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पता चलेगा, ऊपर 7 माला से फेंक दिया गया। तो मेरे लिए मुद्दा था, वो बेटी थी। मेरा सवाल फिर वहीं आता है। आपका जो सवालों में राजनीति की बात, किसी नेताओं के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। मैं सिर्फ एक सवाल, ये गंभीर है। एक देश का सांसद अगर कहता है कि कुछ नेता मुझे मारने की साजिश नहीं, कुछ नेता इन्वॉल्व है इन सारी गतिविधियों में। कुछ नेता और पदाधिकारी, ये मारने की साजिश नहीं है। 9:30 बजे सिविल में क्यों? अस्पताल में मुझे सांप के रूम में क्यों रखा गया? मुझे पानी क्यों नहीं दी गई? ये क्या, मैं क्या बोलूं? कोर्ट के आदेश के बाद मैं क्या बोलूं? आपने एक बयान दिया कि मैं जेल में था, मेरे लिए लड़ने कोई नहीं आया। नहीं, मैंने ये बयान निकाल दिया। मैंने कहा कि समाज को जिस तरह अपनी बेटी की हिफाजत के लिए और अपने मुद्दों के लिए सड़क पर आना चाहिए, मोरल सपोर्ट मिलता है, नैतिक सपोर्ट मिलता है, आवाज से मिलता है, सोशल मीडिया पे मिलता है, लेकिन सड़कों पर जनता नहीं लड़ पा रही, तो डर तो लगेगा ना भैया। डर तो एक और बयान है कि इस समय कोई दोस्त नहीं है, किसी पर भरोसा कर नहीं सकता। मुश्किल तो है। जनता इतनी मोरल सपोर्ट कर रहा है, यही बहुत है। स्थिति सर, सब डरता है सरकार की गुंडाई से, सरकार की इस आतंक से। सर, आतंकवादी से भी बदतर व्यवहार किया गया है मेरे साथ, उग्रवादी से। लेकिन जेडीयू के नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार की बेटियों के बारे में पप्पू यादव को कोई जानकारी नहीं है। मुझे बहुत गहरी पीड़ा है, और पीड़ा इसलिए भी है कि क्या पूर्णिया की बेटियां पढ़ नहीं रही हैं, क्या पूर्णिया की बेटियां डॉक्टर नहीं हो रही हैं। मुझको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, मैं किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी नहीं कर सकता। नीरज बाबू बड़े नेता हैं, वो किसी को गाली दे सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहता हूँ। अब प्रज्वला को देखिए, सेंगर को देखिए, ब्रजभूषण भाई को देखिए,
आप पूरे देश की स्थिति देखिए, कितने नेताओं को बलात्कार में सजा हुआ है। चुनाव में देखिए कितने नेता का वीडियो वायरल है, पॉर्न का वीडियो वायरल है, कितने बाबाओं का वीडियो वायरल है। सारे बाबाओं को सजा हुई है, उठा करके आप देख लीजिए। 10% बाबा को छोड़ दीजिए तो लगभग बाबा को बलात्कार केस में सजा हुई है। निकलने आसाराम से लेकर के राम रहीम सबको देखिए, लगभग नेताओं के आरोप को देख लीजिए। आप विधानसभा में पॉर्न देखते हुए देख लीजिए। बच्चियों के बारे में मेरी राय बिल्कुल भिन्न है। जो बच्चियां राय दे रही है, बच्ची खुद ही बोल रही है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। हॉस्टल के बारे में मेरा कहना है कि हॉस्टल पर लॉ लाओ, सीसीटीवी लाओ, सीसीटीवी का एक्सेस मां को दो, सीसीटीवी वहां कोई जेंट्स ना जाए, थाना उसका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन हो, उसका रूल ऑफ लॉ हो। मैं यही तो कह रहा हूं कि बच्ची को या तो मां के देख रेख में करो, या नहीं तो फिर हॉस्टल में कोई जेंट्स की एंट्री ना हो। कहाँ जा रही है बच्ची, उसकी पूरी की पूरी थंबिंग जो है, जो नौकरी में होता है वो थंबिंग हो, कब निकली कब आई। कितने लड़कियां पढ़ रही हैं, कितनी बच्चियां बाहर जाके पढ़ रही हैं, और घटना कितनी घट रही है। अब उनको मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूं, नेता है वो, किसी को गाली दे देंगे। मैं तो नीट्स की बच्ची की सवाल पर बोल रहा हूं, मैं तो देश के बच्ची के सवाल पर बात कर रहा हूं। जो नीट की घटना है, मैं चूंकि आप इसके साथ लगातार जुड़े रहे हैं, आप जहानाबाद गए, आपने लोगों को जोड़ा अपने साथ, आप पर सवाल भी आया। जिस तरीके की घटना है, और पुलिस ने जो बाद में बयान दिया, डीजीपी ने खास करके, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, फोरेंसिक रिपोर्ट है, उसके बाद भी उनके माता पिता को वो कह रहे हैं कि आप मान लीजिए कि आपकी बच्ची ने, तो इसको आप ही बोलो। हाँ। जब उनके माता पिता खुद ही आरोप लगा रहे हैं तो मैं क्या बोलूं। मैं जानना चाहता हूं कि आप कुछ भैया, मैं बार बार तो कह रहा हूं कि क्या बलात्कार नहीं हुए तो तीनों डॉक्टर को गिरफ्तार कर लो जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया। क्यों एफआईआर नहीं कर रहे? और घटना घटित नहीं हुए तो मनीष रंजन जेल में किस केस में है? क्यों जेल में उसको रखे हुए हो? न तो आपने रिमांड पर लिया और जेल में न उसको लगाया, नहीं तो जेल में क्यों है वो? हम आप ही से पूछ रहे हैं। और यदि बलात्कार हुआ तो उसका ऑकरेंस प्लेस क्या है? यदि हॉस्टल है तो किसने किया? क्या उनके रिश्तेदार आगे किए? बाहर हुआ तो क्या 3 दिनों से उनके अंडरगारमेंट उनके पास थे? या अंडरगारमेंट आप कह रहे हो बदल दिया गया, तो कहाँ बदला, किस हॉस्पिटल में बदला? पहले वो इलाज कराने कहाँ गई थी? तो उस डॉक्टर के आधार पर आप, किस आधार पर, आप डॉक्टर तो हो नहीं, किस आधार पर कह रहे हो बलात्कार नहीं हुआ? या तो आप प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर के आधार पर कह रहे हो, क्योंकि पीएमसीएच ने तो कह दिया, तो फिर आप पीएमसीएच के डॉक्टर को गिरफ्तार करो, प्रभात पर विश्वास कर लो। और डीएनए लिए कि नहीं लिए ये तो मुझे नहीं पता, किसका लिए किसका नहीं लिए, तो सब चीज तो भेद आप ही कर रहे हो। आप ये भी नहीं बता पा रहे हो कि आत्महत्या कैसे किया। रात के 10:30 बजे नीतू क्या कर रही थी वहां, उस सीसीटीवी फुटेज निकालो। 9 बजे तक लड़की नहीं जागी तो आपने पूछा क्यों नहीं? आप कह रहे हो कि 2 बजे लड़की को भेजे, 3:40 में सीसीटीवी फुटेज से निकल रहा है, तो सब तो झूठी बोल रहे हो आप। तो भैया, चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों डॉक्टर में सही कौन? या तो प्रभात या तो पीएमसीएच। तो किसी एक को तो गिरफ्तार करो, एफआईआर करो। और कौन कौन है इसके पीछे? तो इतने तो मुद्दा है भैया, इसके लिए बाप दादे करने। अब नीरज बाबू बात करे, अच्छी बात है, मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे किसी नेताओं के बारे में भीतर नहीं जाना। जो घटना सामने घटित हो रही है मैं उसकी बात करता हूं। आपने बहुत सारे सवाल इस मामले में उठाए हैं, अब मामला सीबीआई के पास है। क्या पप्पू यादव को इस बात का यकीन है कि सीबीआई के जरिए इंसाफ हो पाएगा? रुपेश की घटना हो गई, कौन सी अभी तक घटना? सीबीआई, हम जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में आप करो। आप इतिहास उठा करके देखो, लेंदी प्रोसेस हो जाता है। बोलिए 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो इस केस में। जो दोषी हो, परिवार दोषी हो तो उसी को फंसा दो, न्यायालय देखेगा। वो दोषी नहीं है तो जो दोषी है उसको मत बचाओ। यही तो मैं कह रहा हूं। अभी रुपेश कुमार सिंह का जिक्र पप्पू जी ने किया है। ये जनवरी 2021 का मामला है। स्टेशन मैनेजर इंडिगो के, उनकी हत्या घर के बाहर हो गई थी।
उस मामले की जांच सीबीआई ने की और आप कह रहे हैं कि उसमें क्या हुआ। आप कह रहे हैं कि रुपेश मर्डर केस में भी इसमें हम क्या हुआ? मुजफ्फरपुर में नरोना में सीबीआई क्या की? अभी शाहजी वाले में सीबीआई ने क्या की? रुपेश मर्डर केस में आपका बयान ये है कि सर सबका बड़ी हो गया तो मारा किसने? मेरा ये बयान है। जो शूटर लोग बड़ी हो गए तो फिर मारा किसने, मरवाया किसने? मेरा ये बयान है। खेमका वाले में बेलाल ने मारा और उस नेता और एक उन्हीं के किसी के बहुत क्लोज रिश्तेदार में उसकी भूमिका भी है, तो बेलाल की गिरफ्तारी आज तक क्यों नहीं हुई? नहीं तो पप्पू यादव को पता है कि रिश्तेदार की भूमिका है। गोपाल खेमका की आप बात कर रहे हैं। तो भैया पिछले साल जुलाई में गोपाल खेमका वहाँ के बड़े कारोबारी पटना के हैं, रात में आधी रात 2-2:30 बजे के आसपास घर आ रहे थे और घर के बाहर एक आदमी ने उनको हेलमेट पहन के गोली मार दी और स्कूटी से भाग गया। बिल्कुल, आप देख लो बेलाल को पकड़ लो, आप देख लो बेलाल मारा है कि नहीं। 50 लाख रुपए दिए गए हैं मरवाने के लिए। पप्पू यादव के पता है कि बिलाल ने मारा है, तो ये पुलिस को क्यों नहीं पता है? भैया तो पुलिस से पूछिए, मुझे तो पता है। तो जिस आदमी का एनकाउंटर पुलिस ने किया वो बिल्कुल इकलौता बेटा था, गलत था, नथी से सेल से रात के 3 और 4 के बीच में उठा के ले गया, पीछे से 4 गोली मार दिया और आगे डराया जो सेल में था कि देखो इसको मारा है तुमको भी मार देंगे। गट्स मनीष को नहीं, जो लोग सेल में थे और जिसको इसने शूटर बनाया, दूर दूर तक नहीं है। परिवार ने कह दिया हम चिंते भी नहीं है, देखे भी बड़ी नहीं बात आप कह रहे हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने जो कुछ भी किया है वो गलत है, जांच सही नहीं है। बिल्कुल नहीं, पुलिस इसके ने लिए हाईकोर्ट जा रहा क्या हूं। मर्डर किया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल हाईकोर्ट जा रहा हूं। इसमें एक नेता की भूमिका बहुत बड़ी है। नेता का नाम? अब चलिए मैं खोलूंगा, समय आने दीजिए। तो गोपाल खेमका में नेता है, उनका कॉल डिटेल का निकाल लेंगे, उनके रिश्तेदार तो आप नेता का प्रेस सीसीटीवी कॉन्फ्रेंस फुटेज में नेता का नाम आप बताएंगे? बताएंगे सर, आने दीजिए समय। रुपेश मर्डर केस पहले में हाईकोर्ट जाएंगे और रुपेश में भी हाईकोर्ट जाएंगे और इनकाउंटर में भी हाईकोर्ट जाएंगे। तो आपकी अपनी कुछ थ्योरी है? मेरी आपकी कोई अपनी कुछ थ्योरी राय नहीं है। जो कानून दिख रहा है वही थ्योरी, मेरी अपनी कोई थ्योरी नहीं है। उस बच्चे का काउंटर 4 बजे भोर में कैसे गिरफ्तार कब किया? उसकी माँ अकलौती रो रो के पागल हो गई है। सीसीटीवी फुटेज सेल का निकाल लो, उस सीसीटीवी फुटेज में ये इसको रखे होगी नहीं यार। और जो सीसीटीवी फुटेज में है उसको मैं सामने लाने को तैयार हूं। वो कहेगा कि वो मेरे सामने ले गया। मेरी कोई थ्योरी नहीं है, तो पप्पू यादव मेरी अपनी कोई थ्योरी नहीं। मैं समझ रहा हूँ आप कह अब रहे हैं एकलौते बेटे को मार दोगे, इनकाउंटर कर दोगे और उसके ऊपर कोई माँ का खाने तक के लिए नहीं है और सबने दबा दिया। रुपेश को बड़े बड़ी मछलियों ने मरवा दिया, सबने दबा दिया। खेमका को बड़ी मछली ने मरवा दिया, सबने दबा दिया। कौन है बड़ी मछली? भैया खेमका 1000 से 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक। ठीक है। और उस मालिक उस प्रॉपर्टी में कौन कौन लोग शेयर होल्डर थे? शेयर होल्डर थे। सब कुछ को देखो, उसके बाद देखो कि उनका किस किस का कहां कहां रिलेशन है। आप 2-3 बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रुपेश कुमार सिंह मर्डर केस वो गलत तरीके से जांच की गई, उसमें गलत लोगों को फंसाया गया, कुछ और लोगों ने हत्या की। गोपाल खेमका मर्डर केस में कुछ और लोगों ने हत्या करवाई। गोपाल में बेलाल ने किया, बेलाल ने किया। खुल उसका नाम दे रहा, बिल्कुल खुल के कह रहे हैं आप। ये नीट मर्डर केस जो है यह भी जिस तरीके से दबाया गया है, सारे सबूत इसके अब सीबीआई को करने दो, उस पर मैं अभी क्या, इसमें आपकी भी अपनी कोई राय होगी? मैं तो कह रहा हूँ जब सीबीआई पर बलात्कार तो है, आप ऑकरेंस जहां हो घटना जो हो। सीबीआई पर पप्पू यादव को भरोसा नहीं है। मुजफ्फरपुर घटना मैंने मुजफ्फरपुर आपने मैंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग हो, ये मैं कह रहा हूं। यानी कि जांच सही रास्ते जाएगी, इंसाफ मिलेगा जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो, तब किसी एक की मॉनिटरिंग। ना तो आपको पुलिस पर भरोसा है ना सीबीआई पर भरोसा है। भरोसा की बात नहीं है, जो अभी तक नहीं हुआ वो कह रहा हूं। भरोसा सब पर है, अच्छे अफसर पर भरोसा है, अच्छे सीबीआई अफसर होंगे तो भरोसा है। पूर्णकालिक खारिज नहीं कर सकता। मैं अभी भी बिहार से बाहर निकलना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो बिहार के भीतर हैं। आप इकलौते ऐसे नेता हैं, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, मैं जानता हूँ और बिहार के भीतर घूमता रहता हूँ, बिहार के लोगों से ज़्यादा संपर्क मेरा रहता है। जो मुद्दों पर लोगों के बीच में लगातार खड़ा होकर के इंसाफ की आवाज़ बुलंद करते हैं, या फिर जहाँ भी मुश्किल मुसीबत में लोग होते हैं आप मदद के लिए खड़ा रहते हैं। बिहार के लोग ऐसे ही लोगों की, ऐसे ही नेताओं से अपनी उम्मीद बांधे बैठे हुए हैं और ऐसे नेताओं की तादाद ना के बराबर है। ये संकट क्यों है? देखिए, ऐसी उम्मीदें यदि होती बिहार की जनता को, मैं बिहार की जनता का बेटा हूँ, सेवक, तो मैं उनके लिए जीना चाहता हूँ। उनकी उम्मीदें होती तो हम डगरा का बैगन थोड़ी होते। फ्राइडे को जो सबका गाली थोड़े सुनते, अब नीरज बाबू की गाली दे देते हैं,
एक कोई विधायक को गाली दे दिया, जिसको मन आता है वो कह देता है कहाँ से बांटते हैं, इतना क्या करते हैं। आप सरकार पर इतने आक्रामक हैं, लेकिन विपक्ष की बात सरकार पर आक्रामक नहीं है। मैं कुछ नेता हैं और कुछ पदाधिकारी हैं जिस पर मेरा आरोप है कि ये लोग गलत कुकर्म करते हैं, और इस सरकार के बारे में मुझे लगता है कौन चला रहा है पता नहीं चल रहा। नीतीश कुमार की सरकार के बारे में पप्पू जी की बात मैं दोबारा कहता हूं, सरकार पर मेरा कोई हमला नहीं है, कुछ नेता कुछ अधिकारी मिलकर के और वो साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ भी, और बिहार में बहुत सारी। चला कौन रहा है सरकार का नाम? सरकार कैसे चल रही है आपको नहीं पता है। मेरा एक सवाल है, जो लोग विपक्ष में हैं, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जब इनको लेकर के मैं सवाल कर रहा हूं तो आप कहते हैं मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी नहीं, है। जब मैं सरकार पर कहता हूं तो आप खुल करके आ रहे हैं। क्यों बात कर रहे हो? बात तो राहुल गांधी जी बात स्टीफन का, टेरी का उठा नहीं रहे हैं क्या? जो उनके मुद्दे हैं वो उठा तो रहे हैं। हाँ, लेकिन पूछेंगे लोग ना कि बिहार तो भारत में ही है। भैया बिहार तो सभी जगह के मुद्दे उठा रहे हैं वो। हम एक कांग्रेसी होने के नाते या एक वर्कर होने के नाते मैं मुद्दा तो उठा ही रहा हूँ, वो सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। अब तेजस्वी यादव की अपनी पार्टी है, उनके अपने तरीके हैं, वो भी आप हमसे क्यों पूछोगे भैया? कितना सपोर्ट किया उन्होंने आपका? नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई सपोर्ट करे गैर सपोर्ट करे। पूरे आरजेडी के विधायकों का सबका सपोर्ट मिला मुझे। आरजेडी बिहार की पार्टी सबकी सपोर्ट मिली। मुख्य विपक्षी आपको समझ में नहीं आता कि आप इतने बड़े आंदोलन में आरजेडी क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जनता से पूछो, हमसे नहीं। पप्पू यादव को विपक्ष से समर्थन मिला? नहीं, वही पार्टी है ना। सारे विपक्षों ने दिया, सब ने दिया। विपक्ष में जो नहीं है, सत्ता पक्ष में मांझी जी तो हमको पिता की तरह दे दी। हाँ, तो सरकार के बाद भी आपके साथ है? बिल्कुल, सरकार के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया। सारी पार्टी के अपने नेताओं के अपने तरीके हैं, उसमें पप्पू यादव कहाँ आता है? हमसे पूछो ना मेरी बात। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी तकलीफ बहुत ज्यादा है। मेरी राय जनता के बारे में जानिए। आपकी तकलीफ दिल की बहुत ज्यादा है और लोग अच्छे नहीं, क्षमा चाहता हूं। नहीं है। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। वंदे मातरम को लेकर के बवाल चल रहा है। सरकार ने, होम मिनिस्टर ने वंदे मातरम को कहा कि जहाँ कहीं भी राष्ट्रगान होगा वहाँ राष्ट्रगीत भी होगा, और एक तबका है समाज का, मुस्लिम तबका, जो कहता है कि गलत फैसला हो गया। देखिए, कोई तबका किसी को कभी गलत फैसला नहीं करता। कानूनतः सबको स्वतंत्रता है जाने गाने माने गाने की। वंदे मातरम, सुफलांग सितलांग, सभी लोग, हम लोग तो आदर करते हैं। यही लोग तो झंडा 53 साल नहीं लगाए, आप आज थोप रहे हो। संविधान की कॉपी जलाए, आज आप थोपना चाहते हो। बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किए, मनुस्मृति चाहे, सारे कुकर्म तो आप ही किए। रविन्द्रनाथ टैगोर को अपमानित किए। जिन्ना की पार्टी के साथ सावरकर जी मिनिस्टर थे। नहीं, देशभक्ति की बात, राष्ट्रभक्ति की बात, विश्व भक्ति की बात, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक छोटा सवाल है, वो ये है कि मुस्लिम समाज अगर कहता है कि वंदे मातरम हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं, गलत तो एक सांसद की क्या राय है? भैया जरूरी नहीं आप पढ़ो या ना पढ़ो, या बोलो या ना बोलो, आपको जरूरी नहीं है प्रतिकार करना। सबको स्वतंत्र अधिकार है अपनी तरीके से बात रखना, कहना, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हर बात का विरोध करें, प्रतिक्रिया दें, आलोचना करें। चुप रहने में भी फायदा है। बस इतना ही कह सकता हूँ। वंदे मातरम अगर आपको नहीं गाना है तो ये आवश्यक नहीं है कि आप विरोध जताएं। पप्पू यादव ने मोटे तौर पर अपनी बात, अपनी राय बहुत हद तक साफ कर दी है। एक मामला SIR का चलता रहता है, कई राज्यों में SIR चल रहा है, पश्चिम बंगाल में चल रहा है। SIR को लेकर के विपक्षी दलों के राज्य में यह राय रहती है कि यह सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर के और अपने आप को सत्ता में लाने और जो वहाँ सरकार है उसको उखाड़ने की तैयारी कर रही है। SIR यही है मोटे तौर पर। आपकी क्या राय है? अब पहला बात तो राय मेरी ये है कि आप हमसे तभी से पूछ रहे हो, आपको जान का खतरा है, जान का खतरा है। हाँ, तो कई बार प्रधानमंत्री जी को तो लोकसभा में जान का खतरा है, वो तो खुद ही कर 56 इंच के सीना है, उनको लोकसभा के भीतर अपने ही सांसद से खतरा है। तो आप उनसे भी पूछ लो ना। हमको तो इनके रावणों से, दरिंदों से, अंदरभक्षियों से खतरा है। हॉस्टल मालिक, हॉस्पिटल मालिक के माफियाओं से खतरा है। पैसा देते हैं, ये अपराधी हायर करते हैं, इनसे पूछो। सदन के भीतर इनको खतरा है। एक दूसरी बात,
सबसे पहले ये आरक्षण खत्म करने की बात आई, तो आरक्षण खत्म करने की बात आई, आरक्षण खत्म नहीं कर पाए तो नौकरी ही खत्म कर दी। उसके बाद आरक्षण बढ़ाने की बात आई तो 10% ऊंची जात को आरक्षण मिला, तो सभी लोगों ने कहा कि मिलना चाहिए। तो 11%, 11.5%, 12% ऊंची जात के समाज के लोग, उसमें 10% गरीबों को आरक्षण मिल गया। तो ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी के लोगों ने कहा कि हमको आप 60 से अबव करो, क्योंकि मेरा आरक्षण गया, अब तो 27% आरक्षण भी लागू नहीं हो रहा है, एबव करो। स्टालिन ने किया भी तो उसको सुप्रीम कोर्ट से रोक लगा गया, बाद में अध्यादेश लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट बार बार गिराता ही है ना, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता लग राज्यों तो से सुप्रीम कोर्ट तो एससी एससी भी लगाया था, तो अध्यादेश लाए ना। और अभी यूजीसी में सुप्रीम कोर्ट 75 घंटे में खत्म कर दिया, तो ठीक है, सबने सम्मान किया है। अब इसमें भी आप अध्यादेश ला ले आते, तो नहीं लाए। राजनीति करनी है सबको, सभी लोग इस पे चुप है यूजीसी के मुद्दे पर, अच्छी बात है। जिस मुद्दों से समाज टूटे, लेकिन यूजीसी का मेरा सम्मान है कि इसमें किसी ऊंची जाति, स्वर्ण और गैर स्वर्ण की बात नहीं है। जनरल में यादव भी, कुर्मी भी, कोयरी भी आते हैं, स्वर्ण का मुद्दा ही नहीं। ईबीसी, एसटी, एससी का मुद्दा है, या स्वर्ण का मुद्दा है, या स्वर्ण आयोग बने तो उसमें सभी स्वर्ण के लोग हैं। ईबीसी, एसटी, एससी का मुद्दा है तो उसमें सभी ओबीसी को देने की बात हो रही, और इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने किया। अब एसआईआर का मुद्दा जब देखा, संविधान हम खत्म नहीं कर पा रहे, पहले तो ये कांग्रेस मुक्त कर रहे थे, अब सदन में कांग्रेस से इनको डर है। 26 में कांग्रेस से डर हो गया, 14 में ये कांग्रेस मुक्त कर रहे थे। तो एसआईआर 69 लाख एसआईआर कटे ना, तो किसके कटे? अब तो 100 भी घुसपैठी और रोहिंग्या नहीं निकाल पाए, वो तो आपने क्लियर कहा नहीं मिला हमको 100। तो जिसके नाम पर आप एसआईआर किए वो मिला ही नहीं आपको, तो ये 69 लाख किसके कटे? आदिवासी के, दलित के, ईबीसी के, एसटी के, एससी के, और सभी जगह लगभग आप यही करते जा रहे हैं। एक सवाल, जो वोटर ने एसआईआर के मुद्दों पर जो जिंदा है उसका नाम काट रहे हैं, जो दिल्ली में है उसका नाम काट रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं उस पर आता हूँ। चूंकि यूजीसी का सवाल मैं नहीं लूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। एसआईआर 68 लाख लोग या उसके आसपास लोग बिहार में हटाए गए लिस्ट से। एक आदमी ज़मीन पर नहीं आया कि मेरे साथ गलत हुआ, क्योंकि वो वाजिब मुझको था। तो समझ में नहीं आ रहा है एसआईआर में मुझको तो समझ, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बूथ कहीं कोई गांव में जा रहा है, बूथ पर क्या बात आप कर रहे हो? नहीं, मैं तो अभी एसआईआर पर आ रहा हूँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन एसआईआर में जो नाम ही लोग- नहीं मिल रहा है वोटर लिस्ट में, ये लोग जा रहे हैं, नाम ही नहीं मिल रहा है। ये मामले वहां से ट्रेन में ले जाकर के लोग वोट डलवा रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से, चुनाव आयोग बल्कि अपनी तरफ जो कहता है, चुनाव वो ये आयोग कह से रहा बड़ा है। इस चुनाव आयोग दुनिया में इतना घटिया चुनाव आयोग लाइफ में आज तक किसी ने नहीं देखा। नहीं, लेकिन इसी चुनाव के तहत चुनाव हो रहे हैं ना। भैया चुनाव तो जबरदस्ती सबको सैया बेल कोतवाल, तो अब डर का आएगा। बंगाल से, जिसे मैं आपको बताता हूँ, बंगाल में तो टीट फॉर टैट है, ममता भी एकदम अड़ी भी है। हाँ, एक फॉर्म बाबू 6 के है, तरह। एक फॉर्म 7 है, एक फॉर्म 8 है, उसी को भरना होता है, उसी के तहत सारे बदलाव होते हैं। भैया नहीं बहुत सारे होते लोग हैं। पलायन करते ये हैं, लोग बहुत कौन- सारे लोग ये गुजर लोग जाते जिसके हैं, जहां बहुत इनका सारे चिन्ह लोग वहां, नए ये लोग होते कौन हैं। है? नाम कौन काट रहा है? मुझे एक बात बताइए, वोटर लिस्ट- आप वोटर तो जमीन के नेता हैं। भैया एक बात बताइए, मुझे आप एक बात बताइए। मुझे नहीं, आप ही एक बात बताइए। एक साल पहले वोटर लिस्ट बने थे, 9 महीना पहले हाँ आपने, फिर हाँ ठीक है, 2024 की बात कर रहे हैं। फिर आपको ठीक 8 महीना के बाद, 6 महीना, 7 महीना के बाद आपको नया वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी क्यों पड़ी? मैं आप ही से पूछ रहा हूं। जब आपने एक नया वोटर लिस्ट बनाया था, फिर आप कह रहे हो कि हमको खबर मिली कि रोहिंग्या और घुसपैठ ज्यादा है, तो आपको 100 भी नहीं मिला। तो फिर ये 69 लाख किसका नाम काटे आप? अगले बार आपने नाम नहीं काटा, इस बार ये 69 लाख किसका काटे? मैं उस पर आता हूँ। ये जो रिवीजन होता है वोटर लिस्ट का, वो हर चुनाव से पहले होता है। भैया 6 महीना पहले तो किया ही। हाँ, काटने जोड़ने का अधिकार बहुत नहीं होता भैया, है। 6 महीना एसआईआर एक अलग तरह का रिवीजन है। भैया जोड़ने का है, काटने का बहुत कम है। हाँ, काटने का कम है, ये मैं कह रहा हूँ ना। एसआईआर में काटने और जोड़ने दोनों का है, रिवीजन जो नहीं। है वो अलग है, जो चुनाव से पहले भैया होता है। 6 महीना पहले तो आपने बनाया था ना भाई।
हाँ ठीक है, मेरा सवाल ये है कि वहाँ जो बूथ लेवल का वो ऑफिसर अपने है, मन लायक सवाल ढूंढना। नहीं, कोई ढूंढना नहीं है। मैं चूंकि आप जमीन के नेता हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि बीएलओ जो है वो राज्य सरकार का ही कोई कर्मचारी होता है, आंगनबाड़ी का हो गया, हेल्थ कर्मचारी हो गया, टीचर हो गया, और बीएलए जो है वो भी वहीं का लोकल आदमी कितना होता है। आत्महत्या हो गई, पश्चिम बंगाल कितना के दोनों परेशान हैं। कर रहे हो, नौकरी खत्म कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, और उसके बाद जो आप होटल लिस्ट से सीधा नाम दे रहे हो, इसका काट दो, इसका जोड़ लेकिन दो। मैं बापू जी जानना चाहता हूं कि जो टीचर वहीं का है पश्चिम बंगाल का, जो आंगनबाड़ी या हेल्थ वर्कर वहीं की है, बीएलए पश्चिम एजेंट बंगाल में वहीं तो का है, पश्चिम बंगाल में तो वहाँ सरकार क्या को गड़बड़ दिक्कत होगी? होगी। वहाँ क्या गड़बड़ होगी? पश्चिम बंगाल में सरकार थी तो दिक्कत होगी, लेकिन बिहार में तो सरकार नहीं थी ना, तो कर लिए दिक्कत। तमिलनाडु में नहीं होगा, कम होंगे दिक्कत, चाह के भी ये मुश्किल होगा। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में आप कहें कि दिक्कत नहीं होगी, जहाँ कम होगी, मोनोपोली कम चलेगी, जहां इसकी सरकार है वहां मोनोपोली करेंगे। आपको जब ऐसा ये लगता है? देखा, हाँ बिल्कुल। लेकिन पप्पू यादव इसी चुनावी व्यवस्था में, इसी चुनाव आयोग के तहत दो बड़े गठबंधनों के बीच में खड़ा होकर के जीत जाते हैं भैया, इसी व्यवस्था मैं में, आगे तो नहीं जैसे पर जीत रहा सवाल हूं। कर रहे हैं। नहीं, मुझको तो समझ में नहीं आया, 90 में यही व्यवस्था थी क्या? हाँ नहीं, 91 में लेकिन यही आप थी क्या? जीते रहे ना। 96 में यही थी क्या? पप्पू यादव के भैया, जीतने के पीछे मेरा कोई यही जात व्यवस्था पात है। नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं। इन लोगों को हटा दो, मोदी जी को, सब नेता को पार्टी से, आरएसएस से हटा दो, तो जमानत नहीं बचेगी किसी की। नेता लोग जात पात ना करे, हिंदू मुसलमान ना करे, तो मुखिया में चुनाव ना जीते। तो हमको तो सो आता नहीं है, जनता को भगवान मानता हूं, और जात का मुझे एक, और हिंदू मुसलमान मर जाऊंगा नहीं करूंगा, वोट के लिए जात पात नहीं करूंगा, किसी जाति को इस जन्म में गाली नहीं दूंगा, छोड़ देना मंजूर है, लेकिन जाति को ठेस तो नहीं पहुंचूंगा। तो मेरा सवाल है कि जब पप्पू यादव जैसा नेता तमाम तरह के दबाव, जुगाड़ और गठबंधनों के बावजूद जीत रहा है, इसका मतलब कि आप मानते हैं कि चुनाव की व्यवस्था भैया, मेरे लिए जात पात नहीं है, इसीलिए जीत रहा यही हूं। मैं कह रहा हूं। लेकिन जो दो, तो चुनाव की व्यवस्था का क्या मतलब? जो धारा है, जिस तरीके से जिसके नाम ऐड हो रहे हैं, उसमें आप देख लो, 0.5% मुस्लिम और एसटी नहीं है। अब उठा के देख लो, चैलेंज करता हूं मैं। आप कह रहे हैं कि जो नाम जोड़े जा रहे हैं उसमें उसमें मुसलमानों का और ऐसा एसटी नाम है ही नहीं, है ही नहीं। चैलेंज है मेरा। ठीक है, अभी मेरे पास नहीं है रिपोर्ट, तो मैं इस पर नहीं, कोई नहीं, सवाल आप ये सवाल कर लो। इस पर कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से काटोगे दलित, एसटी, एससी, ईबीसी का नाम, माइनॉरिटीज का नाम, और जोड़ोगे इसका नाम नहीं। सवाल तो है ही। पप्पू यादव के कई वर्जन हैं, एक सांसद के तौर पे, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, ज़रूरतमंद लोगों के बीच में उम्मीद के तौर पर, बहुत मुश्किल और मुसीबत में लोग होते हैं वहाँ ताकत के तौर पर, और इस तरह के नेता मुझे लगता है कि बिहार नहीं, भारत में भी हमने कम देखे हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरी अपनी राय रही है कि आप इनसे ना इत्तफाकी बहुत सारे मामलों पर रख सकते हैं, इनका विरोध आप बहुत सारे मुद्दों पर कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आदमी को लोगों से अपना जुड़ाव, लगाव, संबंध किस तरीके से रखना चाहिए, इसकी एक बेहतरीन मिसाल है पप्पू यादव। और जाहिर है, आप पत्रकार सवाल पूछता है, तीखा सवाल पूछेगा ही पूछेगा, और वो चाहेगा कि आप जवाब दें। मेरा अब आखिरी सवाल है, आमतौर पर फ्राइडे को जितने भी सांसद होते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं और सैटरडे संडे रहते हैं। पप्पू यादव को जमानत मिलती है फ्राइडे को, और वो सीधा दिल्ली निकल आते हैं। मैं 24 घंटा वहीं रहता हूँ, क्षेत्रीय रहता हूँ, इसलिए कहा कि आप दिल्ली क्षेत्रीय कैसे आ गए? अब कल चूंकि चोट एक्सट्रीम है मेरे पास, हम इलाज कराना भी है, लोकायुक्त से और स्पीकर से भी मिलना है। 7 दिन मेरी जो लाइफ बीती, और डर लगता है बिहार में, बिहार की सामाजिक और राजनीतिक जो बनावट है, क्या वहाँ रह पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे कि नहीं, राजनीति कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में अंग्रेज से भी बुरी स्थिति है, भौतिक युग में है, सोशल मीडिया के युग में जिस तरह ईडी, सीबीआई, सब कुछ, थाना चौकी सब प्रभावित है, मुखर कानून है, न्यायालय के अलावा कोई उम्मीद नहीं बचती है, एक भगजुगनी या एक चांद दिखता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो बहुत सोच समझ के तो चलना ही होगा।
और देश में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट पूर्णिया में हुआ इस 1.5 साल के अंदर, सबसे ज्यादा। और पप्पू यादव को डेवलपमेंट के लिए गडकरी जी ने कहा था कि जितना काम पप्पू यादव करके किए हैं NH मेरे यहाँ मधेपुरा पे जाके उतना कोई नहीं कर सकता। उसका भी वीडियो है आपके साथ। और 24 घंटा अभी 500 परिवार के लोग पीछे हैं सेवा आश्रम में। 24 घंटा मैं रहूं या ना रहूं, किस अस्पताल में कौन है, किसका इलाज है, किसकी जरूरत है, सब चल रहा है। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि ये सरकार जो है ये दरअसल अंधेरगर्दी चल रही है, सबको खतरा लग रहा है। बिहार में कहा जाता है कि पहले की सरकार थी जो लालू प्रसाद यादव का रिजीम था, वो रिजीम और नीतीश रिजीम। भैया आप देख लो ना भैया, आप 20-25 साल से 20 साल से है ना, मैं नीतीश कुमार की बात नहीं करूंगा, इंस्पेक्टर राज भी और महागुंडा राज भी आप उठा के देख लो भैया। उसका रीजन 20 साल पहले था, उस पर आप कंपेरिजन ना करो। 20 साल के अंदर कंपेरिजन करोगी क्या स्थिति है, लोगों में क्या आक्रोश है, पलायन क्या है, फैक्ट्रियां क्यों नहीं है, पूंजी निवेश क्यों नहीं है, आप इसको देखो ना। हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं होते? कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है कि बिहार में रोजगार अब पैदा होंगे। हमको तो समझ में ये 20 साल से पैदा ही नहीं हुए। पलायन सबसे ज्यादा बढ़ता चला गया, किसान की दुर्गति है, खाद तक नहीं मिलते, डेली क्वेश्चन पेपर आउट होता है, नौकरी कहीं मिलती नहीं है, रोजगार की स्थिति सबसे बुरी है, युवा का पलायन है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार या नीतीश कुमार जी इन्वॉल्व है, पूरी सिस्टम इंस्पेक्टर राज है, पदाधिकारी सरकार को चला रही है। मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, जो है सो है। पप्पू यादव को सरकार से दिक्कत कम है, कुछ नेताओं अधिकारियों से समस्या संकट ज्यादा है। रैपिड फायर है, बस 1 मिनट का है। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? देखिए, मैं राजनीति नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छा मौका मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे मुद्दों पर देश और देश के बाहर भी अपने रेस्पेक्ट को घटाया है। आज राहुल गांधी जी से बहुत उम्मीद है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार? लालू यादव जी एक कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश जी, लालू जी, रामविलास जी, शरद जी, मुलायम सिंह, सब एक, और सबके रास्ते अलग अलग है। किसी ने गरीबों को आवाज दी, किसी ने कुछ। मामले में नीतीश कुमार अच्छे व्यक्ति हैं और लालू यादव जी अच्छे नेता। संघर्ष या सत्ता? संघर्ष। जेल या संसद? जेल का कोई मीनिंग है क्या? आप जाओगे, मैं जानना चाहता हूं, आप वहां रहोगे? जैसे आपको एक बार एक काम करो, एक बार आप जिस रूम में हम रहे, एक बार आप रोक कर देख लो, ये सवाल ही नहीं है। तो लेकिन आपको उठा के वहां डाल तो दिया गया। मैंने भैया, डालना अलग बात है, हाँ, ये सवाल अलग बात है। अच्छा, हाँ दोस्ती या गठबंधन? जी, मित्रता या गठबंधन? मतलब होता है कि व्यक्तिगत तौर पे आप एक चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी मित्रता है, मित्रता भैया, मित्रता आपके लिए प्रायोरिटी रखती है। पप्पू यादव की सबसे बड़ी गलती कुछ लगता हो कि ऐसी हुई हो? मतलब लगता हो कि यार ये नहीं करता तो वो ठीक था, अगर ऐसा नहीं करता तो भैया, वो चूक हो गई। मैं तो 24 घंटा कामों में रहता हूँ, कोरोना हो, बाढ़ हो, तूफान हो, घटना घटे, 9 महीना कोरोना में बाहर, बाढ़ में बाहर, 24 घंटा सेवा आश्रम, हर अस्पतालों में हर लोगों को न्याय मिले, कोई अफसोस? हर लोगों की मदद मिले, कभी कोई गलती ना हो, ये अफसोस तो है। एक अच्छा इंसान रहूं। और एक अफसोस है कि आखिर अच्छे लोगों को सत्ता क्यों नहीं मिलती, और सत्ता के लिए क्या दलाली और दोगलई करना जरूरी है? क्या साफ सुथरे और बिना जात धर्म और नफरत किए हुए क्या राजनीति नहीं की जा सकती? पप्पू यादव का सपना? एक अच्छी सरकार बनाना। एक अच्छी सरकार बनाना। कुल मिलाकर के एक लंबी बातचीत है, इसमें चूंकि बात चलती रहती है, जवाब आता रहता है, फिर सवाल निकलता रहता है, तो ये बेतरतीब सी बातचीत मेरी हमेशा होती है अपने मेहमान के साथ, लेकिन पप्पू यादव के साथ बात करना आज थोड़ा सा अलग था। और कभी कभार ये तमतमाए भी, उसके कारण अपने होते हैं, लेकिन आपसे बात करना हमेशा मेरे अच्छा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस आपाधापी में बात करने के लिए। प्रणाम।